ये वाली दवाइयाँ हमारे पास पिछले 40 साल से किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी। उनमें प्रोटीन की लीकेज का मामला होता है। इसको हम ARBs या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं। शुगर में गुर्दे की खराबी की चौथी जादुई दवाई। अब ये जादुई दवाई असल में बहुत अरसे से हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और इसके इस्तेमाल से हम गुर्दे की ख़राबी को काफ़ी अरसे तक रोके रख सकते हैं। बट इसके इस्तेमाल और बाकी दवाइयों के इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क है। नंबर वन, इसको हम ARBs या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं या ACE इनहिबिटर कहते हैं। मुश्किल नाम है, लेकिन हकीकत ये है कि ये असल में BP की दवाई है। आप ये सुन के अजीब सा लगेगा कि मैंने शुगर और गुर्दे के अंदर इस BP की दवाई का जिक्र क्यों किया। लेट मी एक्सप्लेन। जो गुर्दे ख़राब होते हैं शुगर की वजह से, उनमें प्रोटीन की लीकेज का मामला होता है। तो ये दवाइयाँ BP के कंट्रोल के अलावा प्रोटीन की लीकेज को कंट्रोल करने में नहायत ही अहम रोल प्ले करती हैं। और जो मैंने पिछली 3 वीडियोस में 3 दवाइयों का जिक्र किया, वो दवाइयाँ तो हमारे पास अभी पिछले कुछ अरसे में आई हैं। ये वाली दवाइयाँ हमारे पास पिछले 40 साल से किसी न किसी शक्ल में मौजूद थी और हम इनके बारे में बहुत सारे तजर्बात, तहकीकात, रिसर्च कर चुके हैं। और ये बात अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये प्रोटीन को भी कम करती हैं, लॉन्ग टर्म में गुर्दे को महफूज रखने की भी ये अहलियत रखती हैं। बट इनके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब ये शुरू में डाली जाती हैं तो इससे क्रेटिनिन थोड़ी सी ऊपर जाती है उन लोगों में जिनमें गुर्दे की खराबी हो, और अगर इससे ऊपर नहीं जाती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे बढ़ाते रहना होता है एक मैक्सिमम डोज तक, पोटाशियम को जहन में रखते हुए कि वो ना बढ़ जाए, और यूरिन में प्रोटीन को देखना होता है। अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं और क्रेटिनिन ज़्यादा ऊपर नहीं गई, यानी वो 25% से ज़्यादा ऊपर नहीं गई, इसकी एग्जांपल कैसे दी जा सकती है कि अगर आपकी क्रेटिनिन 1.5 थी लेकिन वो बढ़ी तो, लेकिन 2 से नीचे नीचे रही, और इस दवाई को इस्तेमाल करते हुए आपको 3 महीने हो चुके हैं और इसके फ़वाइद मिल रहे हैं कि प्रोटीन कंट्रोल हो गई है, पोटाशियम भी ठीक है, तो इसे बंद नहीं करना, चाहे कि क्रेटिनिन बढ़ जाए। लेकिन अगर ये 25% से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसको बंद करना पड़ता है और फिर कुछ अरसे बाद स्टेबिलिटी के बाद रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये दवाई जोन सी है, इसको लोएस्ट पॉसिबल डोज से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हैवी डोज में स्टार्ट करने से बाज़ का क्रेटिनिन तेज़ी से बढ़ती है और वो नुकसान का बाइस बन सकती है। इसके अलावा इस दवाई के इस्तेमाल से बाज़ का कुछ लोगों को पहली दफ़ा BP लो होने का डर पैदा हो जाता है और उन्हें आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे मैं या बहुत सारे फिजिशियन जो इस बारे में तजर्बा रखते हैं वो इसको लोएस्ट डोज से शुरू करते हैं, जिससे अमूमी तौर पे ये वाला साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आता। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो इस दवाई को अच्छी, वो डोज जो बुक में लिखी हुई है वो गलत नहीं है, जो आपको एडवाइस करते हैं वो ठीक करते हैं कि इसको मिसाल के तौर पे लोसार्टन अगर गुर्दे की खराबी भी है तो आप 50 mg से शुरू करें। वो शुरू की जाती है, क्रेटिनिन बहुत बढ़ती है तो डर के डॉक्टर और मरीज़ दोनों इस दवाई को बंद करते हैं और आइंदा ज़िंदगी में वो इस्तेमाल नहीं होती। उससे नुकसान ये है कि प्रोटीन मुसलसल निकलती रहती है और गुर्दा कुछ सालों के अंदर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें लोएस्ट डोज पे शुरू की जाए तो हो सकता है कि वही गुर्दा जो 5 साल में ख़राब होना था वो 15 साल तक महफूज रहे। इसके अंदर ये मैं ज़रूर कह दूँ कि बाज़ का क्रेटिनिन जब बहुत बढ़ जाती है तो फिर इसको डालना बहुत मुश्किल और बाज़ औक़ात तो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी डालते हैं तो क्रेटिनिन इतनी बढ़ती है कि बात डायलिसिस के करीब चले जाती है। उस सिचुएशन में फिर इसे रोके रखना पड़ता है। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कैटेगरी में हैं जिनको ये वाली दवाई मैं नहीं डाल रहा, लेकिन अब दूसरी कुछ दवाइयाँ आ चुकी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उनमें से कोई ना कोई दवाई बीच में डाल के इस मामले को कर्टेल करने की कोशिश की जा सकती है। इसको किस डोज पे स्टार्ट करना है, किसने करना है, ये बात आपने अपने मुआलिज पे छोड़ देनी है, लेकिन इसके बाद क्रेटिनिन और पोटाशियम को मॉनिटर ज़रूर करना है। यहाँ पे मैं रिहैश कर दूँ कि 4 दवाइयाँ मैंने पिछली 4 वीडियोस में जिक्र की जो शुगर और गुर्दे के मर्ज़ में बहुत कारआमद हैं। इनमें से ये चौथी जिसका ये वीडियो जिक्र है, ARBs, ACE इनहिबिटर, लोसार्टन, वेलसार्टन, ये वाली दवाइयाँ अरसा दराज से मौजूद हैं, ये इस्तेमाल भी होती हैं। लेकिन
फाइनेरेनॉन, या उससे पहले सीमाग्लूटाइड, या उससे पहले कि जैसे SGLT2, एम्पाग्लिफ्लोजीन, डेपाग्लिफ्लोजीन, ये पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में आई हैं और इनका इस्तेमाल भी अब मैसिवली होना शुरू हो गया। ये सारी इकट्ठी शुरू करना बाज़ का अक्लमंदी नहीं होता, इनको आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना पड़ता है, और अगर गुर्दे बहुत अच्छे हों तो बाज़ का इनमें से एक से ज़्यादा दवाई इकट्ठी भी शुरू की जाती है और जिस्म बर्दाश्त भी करता है और सेहतमंद भी रहता है। अगर आपकी इन चारों दवाइयों या इस दवाई से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उन सवालों का वीडियो के ज़रिए जवाब देने की। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुकम्मल ज़िंदगी अता करवाए और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करवाए।